यूपी टेट के सेकंड शिफ्ट का मैथ का सलूशन देखेंगे। ठीक है, आइए पूरा सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतहें रंगी हों। अगर आप भुजा वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और इसका आंसर आपका ए है, 12 होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 92। ठीक है, x + 2y + 3z 2x - y में असमान पदों की संख्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसके सलूशन पे आते हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें क्या है, ये 3 पद ये है, 3 पद ये है, तो इसमें हमें क्या असमान पदों की संख्या निकालनी है। तो इसमें कुल पदों की संख्या 9 होगी। कैसे 9 होगी, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पद हमारे 9 आएंगे। और अगर समान पद उसमें काउंट करेंगे ना तो 3 आते हैं। ठीक है, तो असमान पदों की संख्या यानी कि कुल पदों की संख्या माइनस समान पदों की संख्या, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, यानी कि इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा इसका क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 93। ठीक है, 93 में देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त बना है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और ये कोण पूछा है। ये कोण पूछा है तो कुछ नहीं हमें करना है। देखिए इसमें करना क्या है कि ये 50 दिया है, ये 50 दिया है और हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जानते हैं ये जो कोण बनता है ना, ये कोण जो होता है इस कोण का दुगना होता है। तो ये 50 है तो ये हमारा कितना होगा, 100 होगा। अब देखिए ये जब 100 हो गया ना तो ये एक चतुर्भुज टाइप का बन रहा है कि नहीं। तो चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 के बराबर होता है, यानी कि ये 100 है तो यहाँ पे हमें कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो इसे आप बिना हल किए आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हमारा 80 डिग्री होगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये तो भाई छोटा बच्चा भी जानता है कि 0 जो होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसका हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 95। ठीक है, अब देखिए 95 में क्या पूछ रहा है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को ए पर स्पर्श करती है। यदि ओ केंद्र है तो OA और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए OA और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यदि किसी केंद्र से स्पर्श रेखा पर रेखा खींची जाती है ना तो वो हमेशा उस पर लंब होती है, और लंब का मतलब कि ये जो कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री बनेगा, यानी कि 95 का हमारा क्या आंसर सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 96 पे। देखिए 96 में क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप यक्स मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा ऑप्शन से करिए इसे। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा, इसका हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं वह संख्या x है, मान लेते हैं वह संख्या x है। ठीक है, सॉरी, माना वह संख्या 1000 है। अब 1000 में उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसमें कितना जोड़ना है, 728 जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वह संख्या 1000 है। 1000 में 728 हम जोड़ेंगे। ठीक है, 1000 में जब 728 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1728 आएगा। 1728 किसका घन है, 12 का घन है। अब इस 12 का घन है तो इसमें कह रहा है, देखिए 12 का घन हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है हमारा कि जिसका घनमूल मूल संख्या घनमूल से 2 अधिक है। ठीक है, तो अब देखिए 1000 ही ऐसी संख्या है, 1000 ही हमारी ऐसी संख्या है जिसका घनमूल 1728 के घनमूल से 2 कम है। तो यानी सीधे सीधे हमारा 1000 इसमें आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर होगा, 1000। ठीक है, अब 97 का आंसर हम -4 होगा, क्योंकि अभी हम असमान पद वाला इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसका सीधे सीधे ए बराबर
-4 आंसर आएगा। ठीक है, 98 को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर 216 है। इसमें हमें x मान कर करना पड़ेगा। ठीक है, x मान के हम पहले 3 जोड़ेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण बनाने के बाद हमारा आंसर 216 आएगा। ठीक है, अब देखिए 99 क्या है। 99 में हमारा कह रहा है कि x + y = 7, xy = 10 है। तो x² + y² ज्ञात करें। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू लाते हैं। इतना करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा ट्रिक काम करता है। अब देखिए ट्रिक क्या काम करता है। मान लेते हैं x + y बराबर, इसमें क्या दिया है, 7 दिया है, xy = 10 दिया है। तो आप जानते हैं, आप कोई दो वैल्यू ऐसे रखिए जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे। तो x = 2 रखिए, y = 5 रखिए। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो रहा है, और ये मल्टीपल में है कि नहीं, गुणा में है। 2 पंजे 10, यानी कि 2 और 5 दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। अब हम x² + y² में जब हम रख देंगे, तो यानी कि x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 5 रखें, तो 2 दूनी 4 और 5 × 5 = 25, 4 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आता है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती, क्योंकि यदि आप 2/3 ले रहे हैं तो 2/3 लेंगे तो कभी भी पूर्ण नहीं होती। ठीक है, इसी तरह अगर सभी आंसरों को आप मिलाएंगे तो हमारा सी सही होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है, यानी कि 100 का हमारा क्या आंसर सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 101 क्वेश्चन पे। 101 क्वेश्चन पे हमारा क्या है, बिंदु P रेखाखंड A 2,4 B 8,16 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पी का निर्देशांक देखिए, इस तरह क्वेश्चन में जब आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन कहता है तो इसका एक फार्मूला होता है, तो इसमें सीधे सीधे बस कह दिया है कि आंतरिक विभाजन। ठीक है, अब देखिए जब इसमें आंतरिक विभाजन कहा है तो आंतरिक विभाजन का सूत्र क्या होता है, देखिए x बराबर होता है m1f2 + m2x1 बटा में m1 + m2। तो देखिए m1 m2 यहाँ पे जानते क्या होता है, ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू, यानी कि जो अनुपात होता है वही m1 m2 होता है। और ये x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। ठीक है, 16। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें, यानी कि इसमें हम पुट कर दें ये सारी वैल्यू, तो हमारा 1 × 8 + 2 × 2 बटा में 1 + 2 आ रहा है। अब जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 8 + 4/3 8 × 4 12 बटा में 3 से सॉल्व करेंगे तो 4, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आई, हमारी आई 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम ऑप्शन में इसे देखेंगे ना, तो ऑप्शन में हमारा क्या दे रहा है, x की जगह 4 दे रहा है और किसी में 4 नहीं दे रहा, तो हमें y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कि 101 का हमारा क्या सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 102। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई एक समान पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसे हम फिगर में यानी कि चित्र में समझे तो देखिए कैसे होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं ये कैसे होगा हमारा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चित्र क्या बना है, देखिए ये मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है, ये हमारा क्या है, वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, ये हमारा वृत्ताकार मैदान है, उसके बाहर एक पथ बना देगा, यानी कि एक रास्ता बना दिया गया इस मैदान के किनारे। ठीक है, तो कह रहा है इस वृत्त, ये छोटा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मीटर है, और फिर जो पथ है ना इसकी चौड़ाई 7 है। तो देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन कभी भी आता है कि कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई पथ है, तो इसका सीधे पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो सीधे सीधे सूत्र होता है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यही सूत्र होता है। पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी ना, तो 7 में हम 14 जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 7 21। तो हमारा बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 हो गई और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 हो गई। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हम रख दिए हैं आर। अब आर किसको हम बड़ा वाला वृत्त लेंगे। तो बड़ा वाला कितना है, बड़े वाले की त्रिज्या 21 है, तो 21 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसे स्क्वायर हुआ है, ठीक है। 21 का स्क्वायर माइनस पाई गुणे 14 का स्क्वायर, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या पाई हम क्या करिए, कॉमन कर लिए। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। 14 का वर्ग 196 होता है। जब 441 में से 196 घटाएंगे तो 245 आएगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 770 आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा 102 का क्या आंसर होगा, ए 770। अब 103 पे आते हैं। 103 में क्या कह रहा है कि y + 1/y = 5, तो y² + 1/y² + 5 का मान यानी कि +5 पे दिया है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसका जो सलूशन होगा हमारा, देखिए हाँ ये है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण क्वेश्चन में दिया था इसको लिख लिए। अब इसको उठा के हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग किए तो इसका जब वर्ग करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर टूटेगा। तो y² + 1/y² + 2 × y × 1/y = 25, ठीक है। कितना है, 1 = 25 है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इस देखिए हमें y² + 1/y² + 5 की वैल्यू चाहिए, 5 चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर +3 कर दें तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं। तो जब प्लस हम बाएं पक्ष में करेंगे तो +3 दाएं पक्ष में भी करेंगे, तो 2 3 हमारा ये 5 हो जाएगा। और इधर कितना था, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, और हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू हमारी 28 आ गई। तो कुछ नहीं, इसका आंसर हमारा कितना है, 103 का सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 104 पे, ठीक है। 104 में कह रहा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका सलूशन हम देखते हैं। तो क्या करें, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो देखिए पहले हम पूरी संभावना लिखेंगे। तो मान लीजिए पहली बार सिक्कों को उछाले, तीनों सिक्कों को, तो तीनों पे हेड आया। दूसरी बार जब उछालेंगे तो ये आएगा, तीसरी बार उछालेंगे तो ऐसे, यानी कुल 8 संभावनाएं बनेंगी। ये हमारी कुल 8 संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। 8 संभावना, कुल संभावना 8 बन गई। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि सिक्कों को जब हम उछाल रहे हैं तो कम से कम एक बार, यानी किसी एक सिक्के पे कम से कम हेड तो आना ही चाहिए, हाँ। तो देखिए एक जो हमारा यही कंडीशन है ना, टेल टेल टेल, यानी कि एक बार ऐसी कंडीशन आ रही है कि जिस पे तीनों पे टेल आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न क्या कह रहा है, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन ऐसी है जिसमें कम से कम एक बार हेड तो आ ही रहा है। तो यानी कि जो इसका आंसर होगा 7/8 होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया 7/8, यानी कि इसका आंसर हमारा 104 का 7/8 होगा। अब देखिए हम आते हैं 105 पे, ठीक है। 105 में कह रहा है एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, माना मूल संख्या x है। क्या कर लेंगे, माना मूल संख्या x है, ठीक है। माना वह मूल संख्या x है। देखिए माना वह संख्या x है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x में से x का 20% घटा देंगे। तो x का 20% ऐसे लिखा जाएगा। अब 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100। अब 20 से जब हम 100 को काटेंगे तो 1/5 आएगा, यानी कि x/5 आ गया। अब x - x/5, 5 में जब x का गुणा करेंगे तो 5x और x में से घटाएंगे तो 4x/5 = 168 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब 4x/5 = 168 को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा 210 आएगा, यानी कि हमारा 105 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब 106 पे आते हैं, ठीक है। 106 में क्या कह रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो ये तो हर बच्चे जानते होंगे, कक्षा 9 के बच्चे जानते होंगे कि इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही उसका बहुलक होता है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार आई है, इसलिए इसका बहुलक 2 होगा, ठीक है। अब 107 पे आते हैं, ठीक है। 107 में क्या कह रहा है कि p + q = 4, p² + q² = 10 है। तो इतने की वैल्यू पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए
कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए। हाँ, मान लीजिए हमारा ये है p प्लस क्यू बराबर 4 है, ठीक है। p प्लस क्यू बराबर हमारा 4 है और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10 है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी दो वैल्यू रखिए जो इस समीकरण और इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो एक और तीन ऐसी संख्या है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करिए। कैसे संतुष्ट कर रही है, देखिए। p बराबर 1 रखें, q बराबर 3 रखें, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, यानी पहला संतुष्ट हो गया। अब यहाँ पे भी 1 रखिए, जब 1 रखेंगे और q की जगह 3 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1 में 9 जोड़ेंगे 10, यानी कि 1 और 3 दोनों समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब p की जगह 1 और q की जगह हम 3 रख दें, ठीक है। p की जगह 1 और q की जगह 3 रखें, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 64 आएगा। सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए 64 आ गया, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। अब आते हैं 108 पे, ठीक है। 108 क्वेश्चन है, ठीक है। 108 क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा 27 कड़ी में 3 होगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे परिधि त्रिज्या और अंतर त्रिज्या का सूत्र रख के, ये डायरेक्ट फार्मूला वाला सूत्र है, 27√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 109 पे, ठीक है। 109 में क्या कह रहा है कि यदि यम और यन द्विघात समीकरण है, ठीक है। यम और यन द्विघात समीकरण, यक्स स्क्वायर माइनस इतना ये द्विघात समीकरण है, तो के मूल हैं, यम और यन इसके मूल हैं। तो यम क्यूब प्लस यन क्यूब का मान पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या करना है कि आप जानते हैं कि जब भी द्विघात समीकरण वाला जब सवाल हम हल करते हैं तो क्या होता है, देखिए। अगर m और n इसके क्या है, मूल है, m और n इसके मूल हैं, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होता है, m प्लस n बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी के हिसाब से यहाँ पे 11 आ जाएगा, यानी m प्लस n की वैल्यू 11 आएगी, ठीक है। और मूलों का गुणनफल यानी कि mn बराबर 24 आएगा, क्यों, क्योंकि c बटा a होता है, तो 24 बटा 1 होगा तो हमारा 24 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे m प्लस n बराबर 11 का क्या करेंगे, घन करेंगे। घन क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसमें घन की वैल्यू कुछ पूछ रहा था, ऐसे ही घन टाइप का है कि नहीं, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो यानी कि हम इसका और इसका क्या करेंगे, घन करेंगे। तो m प्लस n का घन करेंगे तो हमारा ये पूरा आएगा, ये पूरा यहाँ तक आएगा। और जब 11 का घन करेंगे तो 1331 आएगा। अब कुछ हमें करना नहीं है, देखिए m क्यूब प्लस n क्यूब तो उसी तरह उतार देंगे, लेकिन mn की वैल्यू हमें पता है 24 और m प्लस n की वैल्यू 11। तो 11 और 24 हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 3 गुणे 24 गुणे 11 हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1331 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 आएगा। 792 का उधर पक्षांतर करके जब हम घटाएंगे तो 539 आ जाएगा, यानी m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर 539। हमारा इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 539 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 110। दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, स अंतःकोणों का अनुपात 1:3 है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात है। छोटे कोण का मान ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसवर्सल का मतलब ऐसे होगा, इसका जो चित्र बनेगा ऐसे बनेगा, 1:3 में अनुपात में दिया है, जो कोण है 1:3 में। अब आप देखिए कि सोच सकते हैं कि एक हमेशा क्या होगा, एक छोटा होगा 3 बड़ा होगा। तो यानी कि अब देखिए जब भी अनुपात में देता है तो इन दोनों अनुपात में हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई एक चर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये 3x होगा। अब देखिए एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। एक सीधी रेखा है, एक तरफ किसी एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है, तो ये हमारा x हो जाएगा, ये 3x होगा। अब 180 अंश का कोण बनता है तो x प्लस 3x बराबर, यानी कि x प्लस 3x बराबर 180 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो 4x होगा, ठीक है। अब जब x की वैल्यू हम निकालेंगे, जब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 45, और जो x क्या था 1x था ये ना, तो यानी यही छोटा कोण है, तो यानी कि x के बराबर 45 आ जाएगा। यानी कि हमारा 110 का आंसर क्या होगा, हमारा x का आंसर क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं
111 पे, ठीक है। 111 का सलूशन कैसे होता है, देखिए यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो इसका एक ट्रिक होता है, उसी ट्रिक पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटी वैल्यू से घटाते हैं और छोटी वैल्यू को नीचे रखते हैं और फिर उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 266 में से जब 200 हम घटाएंगे ना तो 66 बचेगा और ये डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो नीचे 2 बचेगा। अब इसे जब काटेंगे तो 33%, यानी कि हमारा 111 का आंसर 33% हो जाएगा, ठीक है। 112, देखिए 112 में क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात 2 संबंधी 3 है, हाँ, और उनका एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन चीज़ होती है, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यानी कॉमन है तो यानी कि 8 का मल्टीप्लाई हम दोनों में कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे। तो 8 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 24। अब जो हमारा 16 और 24 आ रहा है ना, इसका जब हम एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम लेने पर हमारा 48 आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी कि 112 का सी आंसर सही है, ठीक है। 113 में देखिए ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए बस ऐसे समझ लीजिए कि जब भी ऐसे तीन चीज़ की वैल्यू 0 दे रही है ना और ये सम पावर है, सम पावर की जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का जीरो 2 है ना, तो इसका भी आंसर अगर ये सम पावर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसका आंसर हमेशा वही होता है, ठीक है। तो यानी कि 113 का 2 होगा, ठीक है। 113 का आपका 2 होगा। अब हम आते हैं 114 पे, ठीक है। 114 पे आते हैं, देखिए 114 में क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 डिग्री है, विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये स्पर्श रेखा है और हमारा ये जीवा है, ठीक है। तो जीवा और स्पर्श रेखा 40 है, तो जितना इधर कोण होगा ना उतना कोण इधर भी होगा, तो यानी 40 है तो इधर भी कितना होगा 40, यानी आपका 114 का सी होगा, ठीक है। अब आते हैं 115 पे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। तो जब भी अंक दिया हो 2, 3 या 4 अंक दिया हो और पूछेगा न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो विभाज्य हो, तो न्यूनतम बात करेगा तो हमेशा हम उसका एलसीएम निकालेंगे, ल से निकालेंगे, ठीक है। अगर ये अधिकतम संख्या का होता तो इन तीनों का हम म से निकालते। तो यहाँ पे इस 115 में क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या कह रहा है तो तीनों का हम ल से निकालेंगे, तो तीनों का ल से आप निकाल के देखिएगा 288 आंसर आएगा, यानी कि 115 का डी आंसर हो गया, ठीक है। 116 पे आते हैं, ये भी ट्रिक पे काम करेगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, इसमें ज़्यादा कॉपी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचें यहाँ पे कोई दो वैल्यू रखी है, कोई भी दो वैल्यू इसलिए जो इसको और इसको क्या करे, संतुष्ट करे दोनों समीकरण को, ठीक है, क्योंकि इस तरह का 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से ही उठा लीजिए, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 रखें, 2 3 5 हो रहा है। अब यहाँ पे भी 2 3 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, ठीक है। हमारा 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, यानी क्या कर रहा है एक्स और वाई, एक्स दोनों समीकरण को 2 और 3 क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो कुछ नहीं, बस हमें एक्स की वैल्यू 2 फाइंड हो गई और वाई की वैल्यू 3 फाइंड हो गई। तो कुछ नहीं करना है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 116 का ये हो जाएगा। अब आते हैं 117, ईंधन की खपत तय की गई। ये जो भी क्वेश्चन है ये एक ही नियम पे लगता है, इस तरह के क्वेश्चन एक ही नियम पे लगते हैं। तो इसमें देखिए हम ट्रिक क्या लगाएंगे, इसका भी एक ट्रिक होता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन एक ही नियम के अगर क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें ट्रिक क्या काम करेगा, देखिए जो हम क्या करेंगे 840 में इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 540 से भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए 840 में 9 से गुणा करेंगे और 540 से भाग करेंगे, इसका 14 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ करना नहीं है, यानी कि इसका हमारा आंसर 117 का क्या होगा 14 लीटर होगा। अब 118 पे आते हैं, ठीक है। 118 में माध्य दिया है, जेड की वैल्यू पूछा है, ठीक है, और एक श्रेणी दी गई है। तो इसमें क्या करना है, हम पहले इन सभी को जोड़ लेंगे, सभी को 3, 21, 10, 7, 6, 9, जेड प्लस 6, 15, 20, इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्याएं 9 हैं और इनको हमें जोड़ना है। क्यों, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है
कुल पदों का योग बटा में पदों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको हमें कैसे लगाना है। ठीक है, इसको हम कैसे लगाना है, देखिए इसमें माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो जब हम सभी को जोड़ेंगे तो z+97 आएगा। ठीक है, और पदों की संख्या 9 है और माध्य बराबर कितना है 11 है। तो कुछ नहीं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले 9 का मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे तो 99 हो जाएगा। अब 97 का जब उधर पक्षांतर करेंगे तो 99 में से 97 जब घटेगा तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यानी कि इसका सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। अब 119 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाए कि इसमें करना क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या था, ये क्वेश्चन कैसा था, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, 27 पर x/3 बराबर 9, यानी कि हम इस चीज़ को ना, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, अब देखिए इधर 27 इधर 9 है तो हम क्या करें, 27 और 9 दोनों को 3 के पावर के रूप में बना लें। तो 27 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 पे 3 पावर, और 9 को कितना लिख सकते हैं 3 पे 2 पावर। ये जो हमारी पावर थी तो ऑलरेडी ऊपर लिखी गई है x/3। देखिए अब 27 को 3 पे 3 पावर लिख सकते हैं। देखिए जब पावर होती है ना तो इसका मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का x से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें, नीचे वाले से 3 को हम इस 3 को पावर से इस बटे वाले पावर को हम काट दें, 3 से 3 कट जाएगा तो 3 पे कितना पावर आएगा x बचेगा, और 3 पे 2 है। ठीक है, 3 पे 2 पावर है, और जब इसका जब तुलना करेंगे ना तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, x बराबर ये C सही होगा। ठीक है, ये हमारा C सही होगा। ठीक है, A नहीं सही होगा। अब देखिए 120 क्वेश्चन करते हैं ना, इस 120 क्वेश्चन अभी आप किए हैं। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसमें कह रहा है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, अगर इसका हम चित्र बनाएं तो हमारा ये चित्र बनना, और ये क्वेश्चन आप पहले हल कर चुके हैं। ठीक है, देखिए कैसे हल किए हैं, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु होगा, ये स्पर्श रेखा है। अब केंद्र से हम क्या करेंगे, केंद्र से जब इस पर हम कोण, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, ठीक है, और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, हाँ ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि अगर केंद्र से हम स्पर्श रेखा पे अगर जो रेखा खींचते हैं ना वो हमेशा उस पर लंब होती है, और लंब का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। तो यानी सीधे सीधे इसका 120 का हमारा क्या होगा D 90 डिग्री। यही हमारा हल था। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।